लघु पाराशरिक का दूसरा अध्याय है। और ये जो अध्याय है ये आपस में संबंध से फलित को बताता है। जैसे कल हमने आखिरी श्लोक राहु केतु के बारे में पढ़ा था कि राहु केतु जिस भाव में बैठते हैं या जिस भाव के मालिक के साथ संबंध बनाते हैं वैसा वैसा राहु केतु फल करते हैं। और उससे जस्ट पहला वाला श्लोक पढ़ा था हमने, कौन सा था वो? केंद्र का दोष होने से गुरु जी जय महाकाल। जय महाकाल। नहीं, मंगल का कूजा चक्र में नेतृत्व प्रयुक्ता शुभकारिता कि भी कोई भी ग्रह दशमेश होने पर शुभ होता है, पर वो दशमेश के साथ में जब तक वो किसी त्रिकोण का मालिक नहीं बनता है तब तक वो शुभ फल देने वाला नहीं बनता है। अब दूसरे अध्याय में आपस में ग्रह का कनेक्शन बताया गया। इससे पहले तो सिंगल बताया गया कि भैया कैसा, कहाँ का मालिक क्या फल कैसे करेगा, कहाँ का मालिक होगा कैसा फल करेगा। अब जो ये श्लोक आ रहे हैं, ये दोनों श्लोक ये आपस में कनेक्शन से ग्रह का शुभ या अशुभ कैसे बदल जाता है। तो इससे पहला श्लोक है केंद्र त्रिकोण पतयः संबंधेन परस्परम। केंद्र त्रिकोण पतय मतलब पति, केंद्र त्रिकोण के पति संबंधेन परस्परम, आपस में परस्पर संबंध हो। किसका? केंद्र और त्रिकोण के मालिक का। अब यह किसी ग्रह की एक ग्रह की राशि त्रिकोण में हो और एक ग्रह की राशि केंद्र में हो तो योगकारी ग्रह होता है। अब यहां पे वो जरूरी नहीं है। ये कह रहे हैं कि केंद्र एक किसी ग्रह की राशि केंद्र में हो और दूसरे ग्रह की राशि त्रिकोण में हो और दोनों का आपस में किसी प्रकार से संबंध बन जाए। तो संबंध हमने पहले बता दिया, संबंध 4 प्रकार के होते हैं। एक तरफ दृष्टि संबंध, एक ग्रह दूसरे को देखे दूसरा पहले को नहीं देखे। परस्पर दृष्टि संबंध, 2 ग्रह आपस में एक दूसरे को देखते हो। युति संबंध, यहाँ पर ये प्रदबुत ग्रह आपस में युति संबंध, 2 या 2 से अधिक ग्रह एक ही साथ में किसी एक राशि एक भाव में बैठ जाए, युति संबंध। और आखिरी वाला राशि परिवर्तन। 4 प्रकार के संबंध है। तो ये कह रहा है कि केंद्र और त्रिकोण के पति आपस में किसी प्रकार का संबंध बना ले। तो अब देखिए ये यहां पे कुंडली है मिथुन लग्न की। अब मिथुन लग्न में हमने यहां पे शुक्र को बिठाया है। शुक्र कहां का मालिक है? पंचम का मालिक, त्रिकोण का मालिक। और हम पहले क्लियर कर रहे, केंद्र त्रिकोण पतय संबंधेन परस्पर, केंद्र त्रिकोण के पति का आपस में परस्पर संबंध हो। तो यहां पे त्रिकोण का मालिक है शुक्र और केंद्र का मालिक है बुध। दोनों का आपस में युति संबंध बना। यहां एक उच्च का है और एक नीच का है, लेकिन हाँ एक उच्च का है और नीच का है। दशम भाव में संबंध बना। तो ये संबंध जो है ये क्या कर रहा है? एक योग बना रहा है, अच्छा योग बना रहा है। अब यहां पे शुक्र की दूसरी राशि द्वादश भाव में है और बुध की दूसरी राशि लग्न में है। लेकिन बुध की दूसरी राशि लग्न में है, दोनों राशि केंद्र में है। इसको केंद्र का दोष भी लग रहा है। पर यहां पे क्या हो रहा है कि केंद्र और त्रिकोण के मालिक का आपस में संबंध बन रहा है, तो एक योग का निर्माण हो रहा है। तो क्या ये दोष बुध दोषकारी रहेगा? क्योंकि उसकी दोनों राशि केंद्र में है। तो क्या बुध दोषकारी रहेगा? ये आगे श्लोक अगला आ रहा है कि रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी फिलहाल क्या हमको समझना है कि केंद्र का मालिक बुध और त्रिकोण का मालिक शुक्र ने युति संबंध बनाया है, जो पहले क्लियर है। केंद्र त्रिकोण पतय संबंध है ना, परस्पर संबंध बन गया। अब अगला क्या कह रहा है? इतरे प्रसक्ता चेद विशेष फल आएगा। इतरे अन्यत्र, इतरे अन्यत्र प्रसक्तास, अप्रसक्तास मतलब असंबंधित, संबंध नहीं हो। प्रसक्तास अप्रसक्तास संबंध नहीं हो। इतरे अन्यत्र संबंध नहीं हो। चेद तो जब विशेष फल आएगा, फिर विशेष फल देने वाला होता। इनसे कोई अन्य ग्रह संबंध नहीं बनाता है। इनसे इनसे कोई अन्य ग्रह संबंध नहीं बनाए। अन्यत्र असंबंधित
अन्य भाव से अन्य भाव के मालिक, अन्य भाव का मालिक कौन है यहाँ पे? जो अशुभ भाव का मालिक है। कौन? त्रिषडाय, त्रिक, मारक। ये इनसे संबंध नहीं बनाते हैं तो फिर ये विशेष फलदायक होगा। दोनों लाइन क्लियर होनी चाहिए, दोनों सूत्र लागू होने चाहिए। पहला क्या है? केंद्र त्रिकोण का मालिक आपस में संबंध बनाए, यहां पे बना लिया सूर्य, शुक्र और बुध ने। अगली लाइन है कि अन्यत्र जो स्वामी है, जो अशुभ भाव है, त्रिक, त्रिषडाय, मारक, उनके मालिक इनसे संबंध नहीं बनाने चाहिए, तब जाके ये शुभ फल देने वाला बनेगा। अब ऐसी स्थिति में यदि इनसे संबंध बना ले आप मंगल, या मंगल बैठ जाए, अब क्या हो गया? मंगल ने शुक्र और बुध से संबंध बनाया है, और यहां पे मंगल क्या है? मंगल छठे भाव का मालिक है, मंगल त्रिषडाय का मालिक है। तो अब यह योग जो बन रहा था इन दोनों का, वो योग भंग हो चुका है। जो शुक्र और बुध ने, जो केंद्र त्रिकोण के मालिक ने आपस में एक संबंध बनाया था, पर अन्यत्र अन्य ग्रह के उससे संबंध बनाने से वह योग भंग हो गया। यह कुंडली है मेष लग्न की। चौथे भाव का मालिक चंद्रमा है, पंचम भाव का मालिक सूर्य है। तो चंद्र सूर्य से आपस में संबंध बना ले, या फिर चौथे भाव का मालिक चंद्रमा और भाग्य का मालिक गुरु, गुरु चंद्र आपस में संबंध बना ले। एक केंद्र का नेता चाहिए, एक त्रिकोण का नेता चाहिए। या फिर केंद्र का मालिक कौन है? शनि। शनि किससे बना ले संबंध? एक त्रिकोण के मालिक से। अब देखो यह शनि, मान लीजिए शनि यहां बैठा है और सूर्य बैठा है। अब क्या हो रहा है? दोनों नीच के ग्रह, दोनों नीच के ग्रह, लेकिन शनि केंद्र का मालिक है और सूर्य त्रिकोण का मालिक है, दोनों शत्रु ग्रह। अब ये ज्यादा यहां मायने नहीं रखेगा कि दोनों शत्रु है, नीच का है, तो इनका नीच का दोष कैसे दूर होगा, वो इससे आगे श्लोक में आ जाएगा। अभी फिलहाल में एक केंद्र का मालिक है दशम का, एक त्रिकोण का मालिक है, दोनों ने संबंध बनाया है, ये योगकारी स्थिति बनाता है। अब क्या होता है कि इनका संबंध यदि अच्छे भाव में बने तो योग और फलीभूत होता है, खराब भाव बनेगा तो योग इतना फलीभूत नहीं होगा। अभी सूर्य सप्तम भाव का अच्छा नहीं मानते, अब यही दोनों केंद्र में बैठ जाए, यही दोनों यहां पे होता, शनि यहां होता, सूर्य यहां होता, और स्थिति अच्छी बनती, शनि सूर्य, और स्थिति इनकी बढ़िया बनती आमने सामने केंद्र में। शनि खुद का राशि का होता, सूर्य। अब देखना यह है कि ये संबंध जो बना रहे हैं वो संबंध किस प्रकार का है, एकतर है, परस्पर है, युति है, या आपस में राशि परिवर्तन है, और किस भाव में जाके संबंध बनाते। संबंध बनाएंगे ये अच्छी बात है, लेकिन वो संबंध बना रहे उस समय किस भाव में वो ग्रह बैठा हुआ है, क्या मित्र राशि में है, उच्च राशि में है, खुद की राशि में है, शुभ भाव में है, ये भी उसमें मायने रखेगा उस फल में बढ़ोतरी के लिए। और खराब भाव में संबंध बनेंगे, दोनों ही अष्टम भाव में आके संबंध बना ले, सूर्य शनि दोनों अष्टम भाव में संबंध बना ले। अब जो केंद्र त्रिकोण के मालिक ने आपस में संबंध बनाया है वो अब योग इतना बढ़िया कारगर सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों ने अष्टम भाव में जाके संबंध बनाए। अष्टम भाव खराब भाव कहा गया, यहां पे ग्रह का बैठना ठीक नहीं है। ये भूल जाइए सूर्य शनि आपस में तो ठीक है, सूर्य शनि का जो फल है कि आपस में बैठने से जो नुकसान होता है वो थोड़ा सा होगा, लेकिन एक योग बन गया, इनकी दशा अच्छी जाएगी, ये जहां के मालिक है उनमें फल में वृद्धि हो जाएगी। ये यही कह रहा है कि भैया केंद्र त्रिकोण के मालिक आपस में किसी भी प्रकार का संबंध बना ले, किसी भी प्रकार का, पर इतने अन्यत्र अप्रसक्ता असंबंधित, अन्यत्र अन्य से वो असंबंधित रहे, संबंध नहीं बनाए। अन्य अन्य भाव मतलब जो अशुभ भाव है, त्रिक भाव, मारक भाव और त्रिषडाय, इनसे वो संबंध नहीं बनाते हैं, तो विशेष फलदायक और विशेष फल देने वाले वह ग्रह बन जाते हैं। क्लियर है? केंद्र त्रिकोण के मालिक आपस में किसी प्रकार का संबंध बना ले। अब देखो संबंध मैंने उस दिन बताया था, एक तरफ 25% फल देता है, परस्पर 50%, युति 75% और आपस में राशि परिवर्तन 100% फल देता है। तो जैसा संबंध बनाएंगे उस फल की तीव्रता वैसी रहेगी, जिस भाव में जाके बनाएंगे फल की तीव्रता वैसी रहेगी। इस तरह से इसको समझना है। अगला ग्रह है, अगला श्लोक,
केंद्र त्रिकोण नेतारो दोष युक्ता वपि स्वयं। केंद्र त्रिकोण के नेता दोष युक्ता वपि स्वयं, दोष से युक्त हो स्वयं। इसी की बात कर रहे हैं कि केंद्र और त्रिकोण के कोई नेता, जैसे यहां पे हमने बोला कि भाई दोनों नीच के बने गए इस कुंडली में, इधर है बेटा, केंद्र त्रिकोण के नेता दोष युक्ता वपि स्वयं तयो संबंध मात्रेण, संबंध मात्रा बलिनो भवेता योग कारको। ये कह रहे केंद्र और त्रिकोण के नेता दोष से युक्त हो। दोष किस प्रकार का? नीच का हो, अस्त हो, शत्रु राशि में हो, वक्री हो। ये जो दोष कहे गए हैं कि केंद्र त्रिकोण के नेता कोई भी एक ग्रह मान लो किसी दोष से युक्त हो, लेकिन दोनों आपस में संबंध बना ले तो वह ग्रह योगकारी ग्रह, मतलब वो संबंध मात्रा बलिनो भविता योगकार का, वो दोष से मुक्त होके योगकारी फल देने लग जाता है। जैसे यहां पे गुरु और यहां पे चंद्रमा, ठीक है। गुरु को कौन सा दोष है? वो मकर का है, मकर राशि में बैठा हुआ है, नीच का है। और हालांकि ये नीच भंग हो गया है, लेकिन फिर भी नीच भंग को भी साइड में रखो। गुरु नीच का है, त्रिकोण का मालिक। संबंध किससे बना रहा है? ये केंद्र, परस्पर संबंध। केंद्र का मालिक, चतुर्थ केंद्र का मालिक चंद्रमा से परस्पर दृष्टि संबंध में है। तो यहां पे जो गुरु का नीच है, वो नीच दोष नहीं लगेगा, अपितु वह ग्रह योगकारी बन जाएगा। संबंध मात्रा, केवल मात्र संबंध से बलिनो भवेताम योग कारक, वो योगकारी ग्रह बन जाता है। क्या कह रहा? केंद्र त्रिकोण नेतारो दोष युक्ता वपि स्वयं। केंद्र त्रिकोण के नेता किसी दोष से युक्त हो, लेकिन दोनों आपस में संबंध बना ले तो उनका दोष खत्म हो जाता है। यहां पे भाग्य त्रिकोण का मालिक गुरु है और केंद्र का मालिक चंद्रमा है। दोनों ने आपस में परस्पर दृष्टि संबंध बनाया है, तो यहां गुरु का जो नीच का दोष है वह दोष नहीं लगेगा। यदि यहां सूर्य भी होता तो चंद्रमा सूर्य के साथ बैठने से चंद्रमा दोषकारी हो गया, लेकिन ये चंद्रमा इस गुरु की दृष्टि पाके, त्रिकोण के मालिक की दृष्टि पाके, तथा सूर्य त्रिकोण का मालिक है, ये यहां पे आपस संबंध बन गया। एक केंद्र का मालिक है चंद्रमा और त्रिकोण का मालिक है सूर्य, आपस में संबंध बना लिया। ऊपर से अन्य त्रिकोण के मालिक भी संबंध बना रहा, ये तो और अच्छा योग कर हो गया। अब यहाँ पे जो चंद्रमा खराब कहा जाएगा कि भैया इसका तो चंद्रमा खराब है, चंद्रमा इसका खराब नहीं हो रहा है, चंद्रमा इसका योगकारी बन गया है। जैसे चंद्रमा की दशा आएगी शुभ फल देने वाला होगा। भले ही चंद्रमा यहाँ का अस्त है, लेकिन इतना दोषकारी नहीं होगा, बहुत कुछ दोष खत्म हो, मतलब खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि वो गुरु की दृष्टि में है, त्रिकोण के मालिक से संबंध है, त्रिकोण के दो त्रिकोण के मालिक से संबंध है, और चंद्रमा केंद्र का मालिक है, अपनी ही राशि में बैठा हुआ। तो भले सूर्य के साथ चंद्रमा बैठने से चंद्रमा अस्त हो गया होगा, चंद्रमा पाप पीड़ित में है, लेकिन यहाँ चंद्रमा को दोष नहीं लगेगा। इस श्लोक, इस सूत्र के हिसाब से जो पाराशर जी कह रहे हैं कि केंद्र त्रिकोण नेतारो दोष युक्ता वपि स्वयं संबंध मात्रात बलिनो भविताम योग कारको। कुंडली बड़ी बनाया करो, दिखते नहीं उसमें। देखो, एक ही ग्रह केंद्र त्रिकोण का मालिक बन जाए वो तो एक अलग ही विषय हो गया। जैसे ऐसे तुला लग्न है, शनि 4 और 5 का मालिक है, यहाँ तो शनि केंद्र त्रिकोण का खुद ही मालिक बन गया है, ये तो अलग ही विषय हो गया। लेकिन यहाँ पे बुध और चंद्रमा, एक केंद्र का मालिक है, त्रिकोण का मालिक है, बुध चंद्रमा बन जाए, या फिर केंद्र का मालिक शुक्र भी है, शुक्र चंद्रमा की युति हो जाए। ये केंद्र का मालिक कौन है? शुक्र है।
लग्न का मालिक केंद्र को केंद्र गिनेंगे तो शुक्र का संबंध चंद्रमा से बन जाए, शुक्र का संबंध त्रिकोण के मालिक शनि से बन जाए, कुल मिला के केंद्र त्रिकोण के मालिक का आपस में बन जाए, और फिर वो किसी दोष से भी युक्त होंगे। दोष कौन सा? वो अस्त होगा, बकरी होगा, या फिर शत्रु राशि में होगा, या नीच का होगा, तो उसको दोष नहीं लगेगा, वो योगकारी बन जाएगा। ठीक है, दोनों श्लोक का अर्थ एक साथ लिख लीजिए। लिखो, दोनों श्लोक का अर्थ एक साथ लिखो। केंद्र और त्रिकोण के मालिक आपस में केंद्र त्रिकोण के मालिक आपस में किसी भी प्रकार का संबंध बना ले, और अन्य अशुभ भाव के मालिकों से संबंध नहीं बनाए, और अन्य अशुभ भाव के मालिकों से संबंध नहीं बनाए, अन्य अशुभ भाव के मालिकों से संबंध नहीं बनाए, तो वह विशेष फल देने वाले ग्रह बन जाते। तो वह विशेष फल देने वाले ग्रह बन जाते। केंद्र त्रिकोण के मालिक आपस में किसी भी प्रकार का संबंध बना ले, और वह अन्य अशुभ भाव के मालिक से संबंध नहीं बनाए, तो वह दोनों विशेष शुभ फल देने वाले बन जाते हैं। अगला श्लोक है, केंद्र त्रिकोण के मालिक किसी दोष से युक्त हो। अगला श्लोक का अर्थ है दूसरे का। केंद्र त्रिकोण के मालिक किसी दोष से युक्त हो, और वो दोनों आपस में संबंध बना ले, केंद्र त्रिकोण के मालिक या तो केंद्र का है, त्रिकोण का है, दोनों केंद्र त्रिकोण के मालिक किसी दोष से युक्त हो, और वह आपस में किसी भी प्रकार का संबंध बना ले, और वह आपस में किसी प्रकार का संबंध बना ले, तो वह दोष से मुक्त हो जाते हैं। तो वह दोष से मुक्त हो जाते हैं। जैसे अस्त होना, नीच का होना, शत्रु राशि में होना, वक्री होना, जैसे अस्त होना, नीच का होना, शत्रु राशि में होना, वक्री होना, इन दोषों से मुक्त हो जाते हैं। अब नीचे लिखो, केंद्र त्रिकोण के मालिक, सर एक बार फिर से बोल दीजिए। शत्रु राशि में होना, अस्त होना, बकरी होना, अस्त होना, बकरी होना, शत्रु राशि में होना, नीच का होना, तो दोष से, ऐसे दोष से मुक्त वो हो जाते हैं। अब लिखो आगे, केंद्र त्रिकोण के मालिक संबंध बनाकर यदि वह केंद्र त्रिकोण में ही बैठ जाए तो अत्यंत शुभदायक। यदि वह केंद्र त्रिकोण में ही बैठ जाए तो अत्यंत शुभदायक। केंद्र त्रिकोण के मालिक संबंध बनाकर यदि वह केंद्र त्रिकोण में ही बैठ जाए तो अत्यंत शुभकारी।
अपनी उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो, अपनी उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो, अशुभ भावों के मालिक से संबंध नहीं हो, अशुभ भावों के मालिक से संबंध नहीं हो, जरा एक बार पीछे छोड़ दीजिए, वह केंद्र त्रिकोण में ही बैठ जाएं तो वह अत्यंत शुभदायक होता है। यदि वह क्या लिखा है? अपने उच्च राशि में हो, मित्र की राशि में हो और अशुभ भावों के मालिक से संबंध नहीं हो, और वह अशुभ भाव के मालिक से संबंध नहीं हो, तो वह और योगकारी ग्रह बन जाता है, वह और योगकारी ग्रह बन जाते हैं। वह और योगकारी ग्रह बन जाते हैं। किसको बोलते हैं? वह और योगकारी ग्रह बन जाते हैं। अस्त ग्रह, सूर्य से कोई ग्रह निकट आ जाता है तो वह ग्रह अस्त माना जाता है, तो वह और योगकारी बन जाते हैं। यदि केंद्र त्रिकोण के मालिक संबंध बनाकर, यदि केंद्र त्रिकोण के मालिक संबंध बनाकर यदि केंद्र त्रिकोण के मालिक संबंध बना के अशुभ भाव में बैठ जाते, अशुभ भाव में बैठ जाते, केंद्र त्रिकोण के बाहर बैठ जाते, केंद्र त्रिकोण भाव के बाहर बैठ जाते, तो ऐसा योग ज्यादा योगकारी नहीं बन पाता। ऐसा योग ज्यादा योगकारी नहीं बन पाता, ज्यादा फलदायक नहीं होता है। कुल मिला के बात यह है कि केंद्र त्रिकोण के मालिक आपस में संबंध बनाए, लेकिन वो केंद्र त्रिकोण में ही बैठ जाए, केंद्र त्रिकोण के अलावा त्रिषडाय त्रिक मारक भाव में नहीं जाए, और वो अन्य अशुभ भाव के मालिकों से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं बनाए, तब तो जाके वो दोनों योगकारी ग्रह बनेंगे और अपनी दशा में ऐसे जातक को वो कुफल देंगे। और यदि उन्होंने किसी अन्य ग्रह से संबंध बना लिया तो फिर वो इतना अच्छे से योग काम नहीं करेगा। जो ग्रह एक योगकारी होता है, जैसे कर्क और सी लग्न मंगल योगकारी ग्रह होता है, वो एक फल देने में बहुत सार्थक होता है यदि वो अच्छे भाव में बैठ जाए, क्योंकि वो केंद्र का मालिक बनता है, त्रिकोण का मालिक बनता है। कर्क सी लग्न मंगल की बात कर रहे, या मकर कुंभ लग्न में शुक्र की बात करो, या वृषभ तुला में शनि की बात करो, ये ऐसे ग्रह है जो केंद्र त्रिकोण के स्वयं मालिक बन जाते हैं। उनकी एक राशि केंद्र में होती है, एक राशि त्रिकोण में होती है। अब वो अच्छी जगह बैठ जाए तो सबसे प्रबल योगकारी। तो फिर यहां बोल रहे हैं कि आप यहां पे दो ग्रह मिलकर भी वैसा योग बना सकते हैं। वो एक ही ग्रह बना रहे, यहां पे दो ग्रह, एक केंद्र का मालिक, एक त्रिकोण का मालिक, दोनों के संबंध बनने से वो उतना ही बड़ा योगकारी ग्रह बन जाता है जैसे कर्क सी लग्न मंगल बनता है, वृषभ तुला में शुक्र शनि बनता है, और मकर कुंभ में शुक्र बनता है। वैसे ही ये ग्रह भी आपस में संबंध बना के योगकारी बन सकते हैं। शर्त उन्होंने रख दी है कि ये किसी अन्य त्रिषडाय त्रिक मारक ग्रह से संबंध किसी प्रकार का न बनाए, और त्रिक मारक यहाँ ऐसी जगह बैठे भी नहीं, अशुभ भाव में नहीं बैठे, केंद्र और त्रिकोण में ही बैठ जाए तो अति उत्तम। उच्च के होके बैठ जाए, मित्र की राशि में बैठ जाए, खुद के घर में बैठ जाए, अपने मूल त्रिकोण में बैठ जाए तो और अति उत्तम। इस तरीके से ये ग्रह काम करेंगे। क्लियर है दोनों श्लोक? अब लिखिए आप चंद्रमा के
फल। उसके बाद लेते हैं आपके प्रश्न कोई हो तो। चंद्रमा के फल देखिए, चंद्रमा लग्न का 12 भाव सूर्य के आपके कंप्लीट हो चुके हैं। सूर्य का 12 भाव में फल हमने कर लिया है। अब आपको करना है लग्न का चंद्रमा, मतलब 12 भाव में चंद्रमा का फल। अब देखिए, लग्न का चंद्रमा है तो चंद्रमा सभी किताबों में इसका सुंदर वर्णन किया गया। सौम्य ग्रह का फल पॉजिटिव होता है। अब चंद्रमा का आप देखोगे 12 भाव में फल, नेगेटिव फल बहुत कम आएगा। अष्टम का चंद्रमा आ जाएगा, छठा आ जाएगा, 12वां, वहां तो हर कोई ग्रह खराब फल लगभग कर ही देता है। सौम्य ग्रहों का फल खराब नहीं होता है। हाँ, यदि वो ग्रह खराब है, पाप पीड़ित है, अस्त है, पापी ग्रहों की दृष्टि में है, नीच का है, अशुभ भाव का मालिक होकर बैठा है, तब जाके उसका फल नेगेटिव होगा। अन्यथा ये ऐसे ग्रह है, सौम्य ग्रह क्यों कहा गया, ये कहीं पर भी जाके बैठ जाए, का क्या मतलब होता है? चंद्रमा शनि के साथ बैठ जाए, चंद्रमा राहु के साथ बैठ जाए, चंद्रमा पे शनि की दृष्टि हो, चंद्रमा पे राहु की दृष्टि हो, अमावस्या का जन्म हो, सूर्य चंद्रमा की युति हो, या चंद्रमा के आगे पीछे पापी ग्रह बैठे हो, मंगल आगे पीछे कोई राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, मंगल बैठा हो, ये पापी के पाप पीड़ित के लक्षण है। चंद्रमा सौम्य ग्रह किसी भी भाव में जाएंगे, उस भाव के फल में वृद्धि करते हैं, ये इनके लक्षण होते हैं। सौम्य ग्रह किसी भी भाव में जाते हैं, उस भाव में, जैसे हमने सूर्य को लिखा, सूर्य में बहुत सारे नेगेटिव फल आए थे, क्रूर ग्रह है वो। अब यहाँ इसका अपोजिट ग्रह चंद्र ग्रह, इसका अपोजिट सौम्य ग्रह है, जिसको हम चंद्रमा ला रहे हैं। तो चंद्रमा जहां भी बैठेगा उसके फल में वृद्धि करेगा, और फल बहुत फास्ट देता है। एक शनि होता है जो किसी भाव में बैठ के शनि शनि फल देता है, धीरे देता है, क्योंकि उसकी गति बहुत स्लो होती है। और एक चंद्रमा होता है जो किसी भाव में बैठ के अपने फल को तुरंत दे देता है, क्योंकि चंद्रमा की गति बहुत फास्ट होती है, और हमारे ऊपर चंद्रमा का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सबसे नजदीक यदि कोई ग्रह है तो वो है चंद्रमा। मात्र 4 लाख किलोमीटर की दूरी पे चंद्रमा है, इसलिए चंद्रमा का प्रभाव मानव जीवन पे बहुत ज्यादा पड़ता है। हर बार हम मुहूर्त भी देखते हैं तो चंद्रमा का विचार करते हैं, किसी चीज के लिए चंद्रमा का विचार हम करते हैं। चंद्रमा का असर हमारे जीवन में बहुत ज्यादा होता है। लग्न में चंद्रमा बैठा है तो चेहरा उसका बहुत सुंदर होता है। पहला पॉइंट क्या है, उसका चेहरा बहुत सुंदर होगा, गोल चेहरा भी होगा, जो अधिकांश लोगों ने, ग्रंथकारों ने कहा है, ऐसे व्यक्ति का चेहरा गोल होता है, और आकर्षण वाला चेहरा देख के लगेगा यार चेहरे में कुछ विशेषता लगेगी, कुछ है चेहरे में, जैसे देखा ही करे अपन चेहरा, पुरुष का हो महिला का हो। लग्न का चंद्रमा एक आकर्षण वाला चेहरा बनाता है, एक प्रभावशाली चेहरा बनाता है, जिसको देखने का मन करेगा। हाँ, चेहरे का बहुत फेस बहुत अच्छा एक लगता है, बढ़िया, साफ सुथरा, व्यवस्थित। उसके बाद में ऐसा व्यक्ति कल्पनाशील ज्यादा रहता है। लग्न का चंद्रमा वाला कल्पनाशील ज्यादा रहता है। रचनात्मक चेहरा भी कहा गया कि ऐसा व्यक्ति एक रचनात्मक चेहरा वाला होता है यदि लग्न में चंद्रमा है तो। अब चंद्रमा का संबंध भावनाओं से बड़ा गहरा है, तो ऐसा व्यक्ति भावुक व्यक्ति होता है, उसमें भावना भरी होती है, वो दूसरों के दर्द को समझता है, दूसरों की भावनाओं को समझने वाला। जिसका लग्न में चंद्रमा होता है बहुत भावुक होता है, भावनाओं से भरा होता है, वो दूसरे की भावनाओं की कद्र करने वाला, दूसरे की भावनाओं को समझने वाला, दूसरे के दर्द को समझने वाला, लग्न का चंद्रमा यदि बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, तो ये सारे फल लग्न के चंद्रमा उसको दे देगा। रूप रंग भी उसका अच्छा देगा, चेहरा भी बनावटी बहुत बढ़िया देगा, एक रचनात्मक चेहरा देगा, प्रभावशाली चेहरा देगा, भावनाओं से भरा हुआ उसका वो रहेगा, आकर्षण वाला चेहरा रहेगा, गोल चेहरा रहेगा, सुंदर चेहरा रहेगा, यदि चंद्रमा बढ़िया हुआ तो। और गलत हुआ तो ये जो पॉजिटिव फल बताए गए ये ऐसा नहीं बैठेगा। इसके अलावा उसको शीतजन्य रोग का सामना करना पड़ सकता है। यदि यहाँ पे लग्न में चंद्रमा खराब हुआ तो शीतजन्य, कफ, खांसी, जुकाम, मलेरिया, ऐसा शीतजन्य रोग का सामना उसको करना पड़ सकता है यदि लग्न में चंद्रमा अशुभ प्रभाव में हुआ तो। ये लग्न के चंद्रमा का फल है।
क्योंकि पहला भाग, पहला जो लग्न है वो शरीर अपना चेहरा ही तो है, सिर चेहरा ही तो है पहला। तो यहाँ पे यदि चंद्रमा बैठता है तो व्यक्ति का आकर्षण चेहरा दिखने में बहुत बढ़िया, प्रभावशाली, कल्पनाशील, कल्पना अधिक करेगा वो, क्योंकि चंद्रमा बहुत फास्ट चलता है। कल्पनाओं जीने वाला कल्पना अधिक करेगा। और चंद्रमा शुभ हुआ तो उसकी कल्पना सार्थक भी हो जाएगी, और चंद्रमा अशुभ हुआ तो कल्पना में ही रहेगा, कल्पना धरातल में नहीं उतरेगी, वो कल्पना ही करता रह जाएगा, कल्पना धरातल में नहीं उतरेगी। अब लिखिए धन भाव का चंद्रमा। धन भाव का चंद्रमा का फल क्या होता है? तो भाई धन भाव तो चंद्रमा का धन से बड़ा संबंध है। धन भाव में चंद्रमा का बैठना धन की कमी नहीं आती है। धन भाव में चंद्रमा का बैठना धन की कमी ऐसे व्यक्ति को नहीं होती है। बहुत फास्ट धन आता है और बहुत फास्ट धन चला भी जा सकता है, क्योंकि चंद्रमा का काम जल्दी वाला है। बहुत फास्ट धन आ भी सकता है जल्दी, और जल्दी धन जा भी सकता है। अशुभ हुआ तो धन बहुत जल्दी चला जाएगा, और शुभ ग्रह शुभ स्थिति में है, चंद्रमा है, अच्छे भाव का मालिक है, तो चंद्र बहुत जल्दी उसको धन मिल जाता है। परिवार सुख पूरा मिलेगा उसको, क्योंकि सौम्य ग्रह है दूसरे भाव में, कोई दिक्कत नहीं, परिवार सुख उसको पूरा मिलेगा। वाणी उसकी बहुत मधुर रहेगी, वाणी से लोगों को प्रभावित करेगा। वाणी उसकी बहुत मधुर रहेगी, वाणी से वो लोगों को प्रभावित करेगा, जिसके धन भाव का चंद्रमा है। उसका परिवार भी अच्छा बड़ा रहेगा, परिवार सुख पूरा मिलेगा, परिवार बड़ा रहेगा। वाणी मधुर, खाने का शौकीन और नमकीन खाना ज्यादा पसंद करेगा। खाने का शौकीन, नमकीन खाना ज्यादा पसंद करेगा। धन की कमी नहीं रहेगी, परिवार सुख मिलेगा। यह दूसरे भाव के चंद्रमा का फल है। स्त्रियों से ऐसे व्यक्ति को धन मिल सकता है जिसका धन भाव में चंद्रमा हो। स्त्रियों से ऐसे व्यक्ति को धन मिल सकता है। अब आइए तीसरे चंद्रमा पे। तीसरे भाव का चंद्रमा लेखन कला में, सोशल मीडिया में, सोशल प्लेटफॉर्म हो, लेखन कला हो, इनमें उन्नति की योग बनाता है। मीडिया कर्मी हो, सोशल प्लेटफॉर्म पे हो, लेखन कला हो, इनमें तीसरा चंद्रमा उसको उन्नति की ओर ले जाता है। भाइयों में प्रेम रहता है, भाइयों में प्रेम रहता है, मिलनसार वाला व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति मिलनसार वाला होता है। तीसरा व्यक्ति जातक को मेहनती बनाता है। तीसरा चंद्रमा जातक को मेहनती बनाता है। चोरी का भय लगा रहता है। यदि चंद्रमा यहां थोड़ा अशुभ हुआ ना, चोरी का भय लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति मर्यादा में रहकर शिक्षा की प्राप्ति कर लेता है। ऐसा व्यक्ति मर्यादा में रहकर जो भी उसको शिक्षा ग्रहण करनी हो, वो एक मर्यादा में रहकर शिक्षा ग्रहण करने की ओर वो चलता है। मर्यादा में रहकर शिक्षा प्राप्ति करता है। गंभीर विषय का अध्ययन तीसरा चंद्रमा वाला एक व्यक्ति करता है। गंभीर विषय का अध्ययन। अब यहां पे चंद्रमा यदि अशुभ होता है तो चोरी का भय रहता है, और उसके कंठ में भी रोग हो सकता है। ये क्षेत्र गला जो है, यहां पे भी रोग वो दे सकता है। लेखन कार्य में अच्छा रहेगा वो, सोशल मीडिया पे या फिर कोई ये जो एक्टिविटी होती है उसमें उसको एक उन्नति तीसरा चंद्रमा दे देता है। भाइयों में प्रेम रहता है, मिलनसार रहता है, और ऐसा व्यक्ति मेहनती
मेहनत बहुत करता है। बस चंद्रमा खराब हुआ तो भाई के लिए फिर ठीक नहीं रहेगा और गले में रोग करेगा, और ऐसे व्यक्ति के को चोरी का भय रहेगा यदि तीसरा चंद्रमा खराब होता है तो। ठीक है, 3 चंद्रमा ही लिखेंगे। तो इस तरह से हमने श्लोक और चंद्रमा के भावों को यहाँ पे पढ़ा है। यदि अब आपके कोई प्रश्न बनते हैं इसमें से